हेलो स्कूल। ये हमारा तीसरा वीडियो है चार्जिंग के ऊपर। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वीडियो पार्ट 3 है। फ्यूल गेज इसका टॉपिक है। फ्यूल गेज के टॉपिक को हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फ्यूल गेज, फिर हम जानेंगे हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे उसको समझ सकते हैं। लास्ट हम देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फ्यूल गेज, फ्यूल गेज क्या है। तो जैसा आपके सामने यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिख रही है। पहला है बाइक में लगने वाला ये फ्यूल वाला मीटर, जो इंडिकेट करता है हमको कि फ्यूल अभी कितना बाकी है हमारे फ्यूल टैंक में। वैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार से एक सिंबल आता है बैटरी का, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारे मोबाइल की बैटरी में कितना % चार्ज अभी है। ये कैसे कर पाता है, कितना % चार्ज अभी है, ये कैसे ये जान पाता है, इस चीज़ को अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हो तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा। इसके लिए हमारे यहाँ कोर्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लगभग 7 to 10 डेज़ के लिए पढ़ाया जाता है, जिसके बाद आप किसी भी सर्किट को खुद से समझ सकते हैं, खुद से उसको खुद को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें किसी और स्टूडेंट को पढ़ाना तो आप पढ़ा भी सकते हैं। तो ये कैसे करता है, कैसे ये आपका फ्यूल गेज समझ पाता है कि कितना % चार्ज आपका बाकी है, कैसे ये कैलकुलेट कर पाता है, इसके लिए आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस और ये सारी चीज़ों को। लेकिन आप रिपेयर करना चाहते हैं, आप टीचर नहीं बनना चाहते, आप यहाँ मतलब इंस्टीट्यूट नहीं बनाना चाहते, तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख करके रिपेयर करना भी सीख सकते हैं। तो रिपेयर के बारे में तो पूरी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो फ्यूल गेज का काम है बैटरी का % शो करना कि कितना % बैटरी अभी है या बैटरी में कितना % चार्ज अभी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम आती है फ्यूल गेज के सर्किट में तो क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स। पहला आपको देखने को मिलेगा, आप अगर चार्ज लगाते भी हैं फ़ोन में, अगर आपने चार्ज लगाया तो चार्जिंग बढ़ेगी, लेकिन 1% के बाद चार्ज नहीं बढ़ता। जैसे कि मान लो 24% फ़ोन चार्ज हुआ, लेकिन इसके बाद चार्जिंग नहीं बढ़ेगा, इसके बाद उतना ही रहेगा। या फिर फ़ोन आपका चार्ज हुआ 54% या 46%, जो भी, या 56%, इसके बाद ये चार्ज नहीं होता, बस उतने में ही अटका रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे फ्यूल गेज वाली प्रॉब्लम, या ये प्रॉब्लम बैटरी के ख़राब होने से भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि फ्यूल गेज की प्रॉब्लम हो, बट बैटरी चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो हम इसको मानते हैं कि ये फ्यूल गेज की है। फिर उसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और क्या प्रॉब्लम आती है, आप फ़ोन चार्ज किए, फ़ोन चार्ज करने के बाद ये बोल रहा है मान लो 40%, फ़ोन स्विच ऑफ करके आप रीबूट करते हैं, तो रीबूट करने के बाद अगर ये % बढ़ जाता है, हो जाता है 50%, तो भी आप इसको बैटरी की प्रॉब्लम या फ्यूल गेज की प्रॉब्लम मान सकते हैं। अगर ये 40% है और ये डाउन हो करके हो जाता है मान लो 30% या उससे कम, तो आप मान सकते हैं कि बैटरी या फिर आपके फ्यूल गेज सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। इन 2 के अलावा इसमें कोई और दिक्कत नहीं हो सकती। तो आगे अब हम ये देखेंगे, हमने ये जान लिए कि ये फ्यूल गेज क्या होता है, कितने प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आपने देख लिए। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक बेसिक सा डायग्राम बना हुआ है, फ्यूल गेज बेसिक डायग्राम। यहाँ पर आप बैटरी देख रहे हैं, शंट रजिस्टर लिखा हुआ है, शंट आर माने रजिस्टर। शंट रजिस्टर के बाद में यहाँ पे एक फ्यूल गेज है, और फ्यूल गेज को रीड करने के लिए ये कनेक्ट है सीपीयू के साथ। तो शुरू से इस डायग्राम को समझते हैं, शुरुआत से। सबसे पहले आपका फ्यूल गेज पहले देखता है कि बैटरी में कितना % है, कितना उसमें चार्ज है। ये सबसे पहले आपका फ्यूल गेज समझता है। फ्यूल गेज एक आईसी होती है, लेकिन आज के समय में फ्यूल गेज वाली जो आईसी है आपकी चार्जिंग आईसी के साथ मर्ज होती है, अलग से नहीं लगी होती। लेकिन आपने
फ्यूल गेज को समझना है तो पहले आपने उसको समझना होगा कि अलग से जो लगती है फ्यूल गेज आईसी उसका सर्किट क्या होता है, कैसा होता है। फिर जो मर्ज होती है उसमें आप उसके पिंस वगैरह आप फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के बाद में एक लाइन निकलती है बैटरी से, ये वाली। इसके बाद ये लाइन डिवाइड होती है दो हिस्से में, एक हो जाती है लाइन 1 और जो रजिस्टर के थ्रू जाती है वो हो जाती है लाइन 2। तो इन दोनों लाइन का एक एक नाम हो जाता है। SRP मतलब शंट रजिस्टर पॉजिटिव, SRN शंट रजिस्टर नेगेटिव। इस लाइन का एक और भी नाम होता है, यहाँ बाहर में लिखा होगा उसमें। I माने करंट, सेंस मतलब सेंस करना, N मतलब नेगेटिव, I सेंस नेगेटिव, I सेंस पॉजिटिव। या तो ये लिखा मिलेगा या तो ये लिखा मिलेगा, दोनों में से एक चीज। तो इसके बाद ये दो लाइन हो जाती है, डिवाइड होता है। इसके बाद इन दो लाइंस के द्वारा आपका फ्यूल गेज समझ पाता है कि बैटरी में कितना परसेंट अभी चार्ज है और कितना ख़त्म हो चुका है। अगर ये शंट रजिस्टर निकल जाए या कोई इंसान बहुत महान हो वो इसको यहाँ पे जंपर कर दे ऐसे कि ये 0 ओम्स का तो रजिस्टर है, तो आपका फ्यूल गेज नहीं समझ पाएगा कि बैटरी में कितना परसेंट अब चार्ज है। इसलिए ये सर्किट बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जा कर के काम करता है। इसलिए बिल्कुल भी इस सर्किट में छेड़खानी ना करें। जितनी वैल्यू का शंट रजिस्टर लगा हुआ है उतनी वैल्यू का ही यहाँ पे लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक शंट रजिस्टर पॉजिटिव लाइन में होगा, नेगेटिव में भी होता है बट रेयर, पॉजिटिव में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आपने शंट रजिस्टर देखा पहले, उसके बाद ये लाइन दो हिस्से में डिवाइड हुई। लाइन 1 पॉजिटिव है, लाइन 2 यहाँ पे लाइन 1 है ये पॉजिटिव है, प्लस लाइन 2 नेगेटिव है दोनों ही पॉजिटिव लाइन में, बट रजिस्टर के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके कारण ये दो लाइन में विभाजित हो जाता है। इसके बाद आपका फ्यूल गेज समझ पाता है कि अब बैटरी में कितना परसेंट चार्ज है। लेकिन फ्यूल गेज सीपीयू को बताने के लिए कुछ ट्रैक्स का यूज़ करेगा, कुछ लाइन का यूज़ करेगा, जैसे कि जीपी आउट। जीपी आउट का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस आउट, और एसडीए का मतलब होता है सीरियल डाटा, एससीएल का मतलब होता है सीरियल क्लॉक। सीपीयू की लाइन में खुद का कोई वोल्टेज नहीं होता, इसलिए बाहर से उसको वोल्टेज या करंट दिया जाता है पुल अप रजिस्टर द्वारा। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं ये पुल अप रजिस्टर है। जैसे कि ये दो रजिस्टर हैं, ये है एससीएल और एसडीए के लिए। तो मान लो कि एक है 2.2 के का मतलब है किलो ओम्स, तो दूसरा भी 2.2 किलो ओम्स का होगा। ये वाला रजिस्टर जो है ये अलग वैल्यू का हो सकता है क्योंकि ये लाइन अलग है। ये लाइन को आप एक ग्रुप मानेंगे, अगर ये जितनी वैल्यू का होगा तो ये भी दूसरा भी उतनी ही वैल्यू का होगा। इसको पुल अप रजिस्टर बोला जाता है। यहाँ पे 1.8 से लेकर के 2.8 वोल्टेज तक आपको एक्सटर्नल दिया जाता है। ठीक, ये वोल्टेज हमेशा पावर आईसी से आएगा, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि यहाँ पे VDD लिखा है, तो VDD का ये वोल्टेज भी आपके पावर आईसी से ही आता है, क्योंकि फ्यूल गेज के पास भी अपना खुद का वोल्टेज नहीं होता। तो फ्यूल गेज को भी वोल्टेज आपकी पावर आईसी प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पर VBAT नाम की एक लाइन है, तो VBAT आपको समझ आ ही रहा होगा कि VBAT का मतलब होता है बैटरी की प्लस वाली लाइन, VBAT। तो VBAT की लाइन भी आपके बैटरी के कनेक्टर से ही जुड़ी होती है। सर्किट पूरा अब हर जगह से भर चुका है, कहीं पे लाइन जुड़ चुकी है सब जगह। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें तो आप वापस थोड़ा पीछे करके आप वीडियो को फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आपने अगर डिटेल में नहीं समझा तो आगे अब मैं स्कीमेटिक जो समझाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आगे देखें, नहीं तो फिर से पीछे करके एक बार फिर देख लें। और कॉपी में ये डायग्राम ज़रूर बनाएं मेरे साथ साथ, क्योंकि आप जब कॉपी में साथ में काम करते हैं, बनाते जाते हैं, तो आप ऐसे सीखते हैं जैसे कि आप किस इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, तो इससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आता है। तो आगे देखते हैं। तो फ्यूल गेज आईसी को वोल्टेज आपकी पावर आईसी प्रोवाइड कराती है, और फ्यूल गेज को रीड करने का काम, उसमें जो फ्यूल गेज में इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने का काम आपका सीपीयू करता है।
और CPU रीड करके फिर आपके एक्सटर्नल आपका जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे परसेंट शो करता है। अगर ये 3 लाइन जो CPU की है अगर ये ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे परसेंट में कुछ ना कुछ आपको एरर बताएगा या फिर गलत परसेंट आपको बताएगा। यहाँ पर शंट रजिस्टर वाली लाइन जो ये 2 लाइन डिवाइड हुई, इनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो भी आपको परसेंट गलत बताएगा या फ़ोन डेड भी हो सकता है। अगर फ्यूल गेज को वोल्टेज ना मिला पावर आईसी से या वीबैट का तो भी ये काम नहीं करेगा। तो डायग्राम को पहले साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गंदगी हो गई इसमें। अब हम यहाँ पे स्कीमेटिक में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरू से समझते हैं। जैसे कि ये आपका बैटरी का कनेक्टर है, तो बैटरी के कनेक्टर को यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। बैटरी के कनेक्टर में हमने सबसे पहले देखना है आपके वीबैट वाली लाइन को। ये है वीबैट वाली लाइन। तो वीबैट वाली लाइन को पहले हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ तक जाती है। ये आपके फ्यूल गेज में आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल गेज। ये है आपकी फ्यूल गेज आईसी और यहाँ पे पुल अप रजिस्टर लगे हुए हैं। इसको भी मैं बताऊंगा आपको सही तरीके से। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। तो ये आपकी फ्यूल गेज वाली आईसी है। यहाँ पे जो वीबैट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके बैटरी कनेक्टर वाला है। ये समझ लो कि बैटरी का कनेक्टर है। ये प्लस वाली लाइन, यहाँ से ये वीबैट की लाइन जुड़ेगी। उसके बाद जैसा आपने यहाँ ड्राइंग में देखा है कि वीबैट की लाइन यहाँ से जाकर 2 हिस्से में डिवाइड होती है, वैसे ही आपको यहाँ इस ड्राइंग अपने डायग्राम में भी दिखाई देगा कि यहाँ से ये जब लाइन आई, एक डायरेक्ट गई, वो हो गई SRP, और जो रजिस्टर के थ्रू लाइन जाती है वो हो जाती है SRN, शंट रजिस्टर नेगेटिव, शंट रजिस्टर पॉजिटिव। या फिर यहाँ पे लिखा होगा I सेंस पॉजिटिव, और यहाँ पे I सेंस पूरा नहीं लिखेंगे, एस बस लिख देते हैं, P ISP ISN, ठीक है। तो इन 2 लाइन द्वारा ये जान पाता है कि कितना परसेंट चार्ज आपकी बैटरी हो चुकी है। आपका फ्यूल गेज, ये फ्यूल गेज है, इसको F और G लिख देते हैं बस, ताकि आपको याद रहेगा। लेकिन आपने अपनी कॉपी में पूरा लिखना है, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करना लिखने में। इसके बाद फ़ोन चार्ज कैसे होता है आपको पता है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा है पार्ट 1, अगर नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ बेसिक बता देता हूँ। ये आपकी चार्जिंग आईसी है, CHG का मतलब चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी को यहाँ पर मिलता है V बस आपके चार्जिंग सॉकेट से। इसके बाद यहाँ चार्जिंग आईसी ये वोल्टेज आगे भेजती है, चार्ज आउट, ठीक है, इस लाइन पे जाता है। ये यहाँ पे एरो ऐसा बना है लेकिन ये ऐसा जाता है। तो चार्जिंग आईसी पहले आपके फ्यूल गेज पे यहाँ पे वोल्टेज देती है। इसके बाद ये वोल्टेज आपका इस रजिस्टर द्वारा आपकी बैटरी में जाता है, फिर आपकी बैटरी चार्ज होती है, ठीक। इतने हिस्से में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके बैटरी के परसेंटेज में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है फ़ोन या तो डेड भी हो सकता है या तो परसेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। इतने हिस्से में अगर दिक्कत आई जो अभी हमने समझा। अब इसके बाद वापस ड्राइंग में चलते हैं। ये समझने के बाद में हम सेकंड समझेंगे पावर आईसी और सीपीयू को, कि सीपीयू से ये कैसे कनेक्ट होता है। तो पहले सीपीयू वाले साइड को समझ लेते हैं। तो सीपीयू वाला 3 लाइन था हमारा, एक था SCL, SDA, GP आउट। पहले SCL और SDA को समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप ज़रूर सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, SCL और SDA एक ग्रुप है। अगर इन दोनों के लिए जो पुल अप रजिस्टर होगा, इन दोनों में सेम वैल्यू के रजिस्टर्स लगेंगे। अगर यहाँ पे 2.2K है
तो आपको यहाँ पर भी 2.2 के देखने को मिलेगा। इसका लेकिन हम नहीं बोल सकते ये वाले रजिस्टर का। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों पुल अप जो है इसके ये सेम वैल्यू है कि नहीं है। यहाँ पर लिखा है बक SMB I2C SCL, यहाँ पे लिखा है बक SMB I2C SCL। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आए, इसको थोड़ा सा लाइन बना देते हैं यहाँ पे। इस ऑडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर उस तरह से सिखा रहा हूँ जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी सिखाता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ज़रूर अच्छे से चार्जिंग सेक्शन प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे ये SDA वाली लाइन है तो SDA को SDA से जोड़ दिए, SCL को हमने SCL से जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जुड़ी हुई है। इन दोनों लाइन का ये पुल अप रजिस्टर, ये रजिस्टर का सिंबल होता है। यहाँ पे 2.2 के लगा है तो यहाँ पर भी 2.2 के लगा है। इस पे 1.8 वोल्ट आ रहा है। VREG L5 मतलब VREG L5 का मतलब होता है LDO नंबर 5। यहाँ पर वोल्टेज है 1, P का मतलब होता है पॉइंट, उसके बाद 8 वोल्टेज। कहाँ से आता है ये वोल्टेज? पावर IC से। और ये वाली लाइन जो है ये कहाँ जाती है? ये लाइन आपकी जाती है CPU में, याद रखेंगे। ये CPU से जुड़ी हुई लाइन है और ये आपकी पावर IC से। इतना समझ में आया? इसके बाद में ये जो GP आउट है ये लाइन भी आपकी CPU में ही जाती है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये तीसरी लाइन जो है CPU की ये भी यहाँ पे जाती है। यहाँ पर इसको GPIO कहा जाता है CPU के अंदर। आप देखेंगे आगे, देखेंगे क्या, देख ही लेते हैं। यहाँ पे GP आउट लिखा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये लेकर जाएगा हमको डायरेक्ट CPU में। U1101 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं U1101 और सर्च किए। सबसे बड़ी 2 IC, एक होती है eMMC और एक होता है आपका CPU। तो ये CPU तक आपको ले आया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे CPU के अंदर की कौन सी पिन में जा रहा है? ये कहाँ गया? GP आउट, GP आउट, GP आउट नहीं दिख रहा। फिर से देखते हैं। GP आउट, ये है GP आउट। अंदर बोल रहा है GPIO 25। मैंने कहा था GPIO ही लिखेगा अंदर। इसके बाद दूसरी लाइन जो थी GP आउट के बाद में I2C की थी, SCL और SDA। SCL CPU के अंदर क्या लिखा हुआ देखते हैं। ये आपका आ गया SDA और SCL। GP आउट 18 और 19। पिन नंबर है BF6, BF7 और आपका जो GP आउट है ये है BG10, BG10। तो ये CPU वाली लाइन है। अगर ये लाइन कहीं से भी ओपन हो जाए, यहाँ से अगर ये ब्रेक हो जाती है लाइन, या फिर ये दोनों में से कोई एक रजिस्टर निकल जाता है, या ये GP आउट वाली जो लाइन है इसके ऊपर भी एक पुल अप लगा है। यहाँ पे लिखा है VREG L5 1.8। यहाँ पर जैसे लिखा है VREG L5 1.8, यहाँ पे भी सेम ही लिखा है। मतलब कि ये जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है 1.8 वाला, ये वोल्टेज यहाँ पर भी जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है ये 5.1K का है। 5.1K का रजिस्टर लगा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देख लो, ये रजिस्टर की वैल्यू है 5.1 किलो होम्स। ठीक है, सही से नहीं लिख पाया, आप सही से लिख लेना 5.1 किलो होम्स, क्योंकि ये एक ग्रुप हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या क्या चीज़ें हो चुकी है आप देख लो। एक बार फिर से इसको कॉपी करते हैं। एक डायग्राम तो पूरा भर चुका है लाइंस वगैरह से, इसको कॉपी करते हैं। आपने समझ लिया VBAT की लाइन। फिर ये लाइन डिवाइड होती है 2 हिस्से में, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है फिर नेगेटिव। इसके बाद में चार्ज आउट आपने समझा कि ये कहाँ से आता है, चार्जिंग IC से आता है। ग्राउंड की पिन जरूरी है कि हर IC का अपना ग्राउंड होता है खुद का। ये लाइन अगर ओपन हो गई तो भी प्रॉब्लम आएगी। ये 3 लाइन आपने समझा अभी। इसके बाद VDD, ये जो VDD गेज है ये आपकी पावर IC से आती है लाइन।
पावर आईसी यहाँ पे एक रजिस्टर लगाता है 1 मेगा ओम का, ये फिर इसको प्रोवाइड कराता है। ये दिखा देता हूँ आपको। VDD गेज को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो VDD गेज कहाँ लेकर जा रहा है, यहाँ पे। फिर इसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेकर के आया। VDD गेज नीचे ही दिया है 1 मेगा ओम, ठीक है, 1 मेगा ओम। इसके बाद ये थर्म है, वी बैट थर्म, यहाँ पर आएंगे आप, बैट थर्म। इसके बाद यहाँ ये बोल रहा है VREG L6 1.8। यहाँ से जब वोल्टेज इसमें आता है, बहुत सिंपल है समझना अगर आप समझेंगे तो, और बहुत मुश्किल है समझना अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। फिर आप इंस्टीट्यूट में कहीं पैसे भी लगा दें तो भी वो वेस्ट ही है। यहाँ पे VREG L16 1.8 यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, हाई एम्पियर के साथ में है, आप ऐसा समझो। लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर लगा 13 किलो ओम का, 13 किलो ओम का 13 किलो ओम्स का जो रजिस्टर लगा है यहाँ पे, ये इसके करंट को कम कर देता है। तो यहाँ पे पतली हो, मतलब इसको हमने पतला कर दिया यहाँ पे कि ये कम हो रहा है, दर्शाने के लिए सिर्फ। इसके बाद ये वोल्टेज इस तरफ भी जाता है और इधर भी जाएगा। यहाँ पे 4.02 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है, ये करंट को और भी कम कर देगा, ठीक है। इसके बाद में ये कहाँ जाता है आप देखो, VDD गेज में आ गया। VDD गेज में आने के बाद में 1 मेगा ओम का यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, और दूसरा ये VDD गेज ये जो VDD गेज है, यहाँ इसको मिटाना होगा थोड़ा। तो ये जो VDD गेज है यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, एक ही लाइन है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है कुछ रजिस्टर से होते हुए, तो इसकी थोड़ी थिकनेस कम होगी। मतलब थिकनेस कम का मतलब है कि यहाँ पे करंट बहुत कम होगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 1 सेकंड में जो करंट फ्लो होता है एक वायर में, वो लगभग इतना होता है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन ज़ीरो उसके पीछे कितने लगते हैं ये मुझे थोड़ा याद है। तो यहाँ आप मान लो 1 के पीछे 16 जीरो आप लगा दो, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 जीरो आप लगा दो एक के आगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में जब एक वायर के थ्रू फ्लो होते हैं तो उसको हम 1 वोल्ट या 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन अगर एक वायर में फ्लो करता है, ये वायर है, ये आपकी बैटरी है यहाँ पे, और ये इसका माइनस है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो होता है तो 1 सेकंड में इतना करंट अगर फ्लो होगा तो वो 1 वोल्टेज या 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मात्रा को कम कर देते हैं, वो तो फिर मिली एम्पियर में जाने लगता है, और मिली एम्पियर से कम करते हैं तो माइक्रो एम्पियर में जाता है। उससे हम कम करते हैं तो ये जाता है आपका माइक्रो के बाद चला जाता है फिर पिको एम्पियर में, म्यू एम्पियर में, सॉरी उसके बाद जाता है माइक्रो के बाद जाता है नैनो में, नैनो के बाद जाता है पिको में। तो इतना गणित होता है, लेकिन आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि मिली एम्पियर में जा रहा है बस। तो यहाँ पर ये मिली एम्पियर में चला जाता है या माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लो करंट इसको चाहिए होता है VDD लाइन को, तो ये प्रोवाइड कराता है 1.8 वोल्ट, लेकिन एम्पियर बहुत कम। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके काम शायद नहीं आएगा। आप जब टीचर बन जाते हैं या आपको सिखाना होता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को, तो आपको ये जानने की ज़रूरत होती है। अगर आप इन फ्यूचर अपना इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए, नहीं तो फिर रिपेयर तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ इतनी लाइंस को आप जान चुके हैं, इस साइड वाली, ठीक है। अब बच जाती है ये VBAT वाली लाइन। तो VBAT वाली लाइन तो आपका जो बैटरी का कनेक्टर है वहाँ से जुड़ी है, या फिर ये जो लाइन है VBAT वाली, इस वाली लाइन से इसको आप जोड़ सकते हैं।
आप जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये आपको कनेक्टेड बताएगा। इसके बाद आ जाते हैं SCL और SDA, तो आप जान चुके हैं पहले ही कि ये CPU साइड है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी आपको पता है और इस लाइन का भी आपको पता है। GP आउट में ये सेम वोल्टेज आता है और 5.1 किलो ओम का रजिस्टर होता है। बैक थर्म के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चेक करना हम। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको बड़ा वाला रजिस्टर दिख रहा है ये आपका शंट रजिस्टर है। तो बोर्नियो भी साथ में खोल लेते हैं, सभी चीज़ को वेरीफाई करते हुए चलेंगे। तो ये जो रजिस्टर है बड़ा वाला, ये आपका शंट रजिस्टर। तो सबसे पहले ड्राइंग में भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। सबसे पहले शंट रजिस्टर के दोनों तरफ सेम वोल्ट होना चाहिए, तो हम चेक करते हैं पहले शंट के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 3.774, दूसरे तरफ बोल रहा है 3.774। ठीक है, ये लाइन ओके है। इसके बाद आपने क्या चेक करना, दोबारा Vbat की लाइन चेक करना है जो कि लगभग जो कि सेम होगी। Vbat है तो सेम ही होगा Vbat के जितना ही। तो यहाँ पे Vbat है, इसका कैप है ये, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस आपको ये कॉपी पेस्ट वाली स्पीड में करना होगा। ये वाला कैप है तो इस तरफ इसके Vbat मिलेगा 3.795। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, 1 मिनट, यहाँ पर आपको मिलेगा इस वाले कैप में इस तरफ Vbat 3.803। वापस ड्राइंग खोलेंगे। आपने ये चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया और ये भी चेक कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे ये तीनों लाइन SCL, SDA, GP आउट। तो SCL और SDA के लिए 2 रजिस्टर होते हैं, ये वाले पुल अप रजिस्टर R1051, R1016। तो ये दोनों रजिस्टर हैं, इन पे 1.8 आना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वोल्टेज आप देख सकते हो 1.796 आ रहा है, मतलब ये 8 वोल्ट 1.8 है। यहाँ पर भी सेम आ रहा है। ये थोड़ा बंद हो गया। इसके बाद GP आउट के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है GP आउट के लिए R0505। ये है R0505। तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आ रहा है 1.79, मतलब कि 1.8 ही। तो इसके बाद लास्ट बच जाता है VDD C0506। तो यहाँ पे ये दिख रहा है C0506, पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है C0506, तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा 1.852 वोल्ट। तो बस इतना ही है, इसको चेक करना आसान। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी आप जाके चेक करें आईसी उठा करके, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। C0506 आप देख लेंगे। ये है C0506।
ठीक है, 1.8 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो यही था, इतना ही तरीका था इसको चेक करने का। बाकी कूल टेस्टिंग काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। डायोड मोड में लेके आपको चेक करना होगा। तो अगर ये आपको ठीक लगा है, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 जुलाई की बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास के लिए अभी कॉल करेंगे, ये नीचे वाला नंबर हमारा ही है। और वीडियो ठीक लगेगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू जी। हाँ जी।